वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले जो हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में 2 क्लास कर चुके थे और उस क्लास में हमने सर्वाधिकारवाद, अधिनायकवाद, फांसीवाद और जो सैन्य शासन व्यवस्था है उसके बारे में बात की थी। एक मिलती जुलती जो बात थी जो हमने कही थी उससे पहले कि डिक्टेटरशिप जो है, ये जितने भी रिजीम्स हैं ये एक्चुअल में वास्तव में डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं। इनमें तानाशाही चलती है। तानाशाही भी कैसे कह सकते हैं उसको हम, और अधिनायकवाद भी इसको हम कह सकते हैं। अधिनायकवाद या अधिनायकवादी इनका नेचर जो है होता है। अब कहते किसको है हम उसके बारे में हम जो है आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। गुण दोष के बारे में भी बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। डिक्टेटरशिप जनरली उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक जो सत्ता है, राजनीतिक पावर कह लो, राजनीतिक सत्ता कह लो ना, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी या तो हो जाती है एक व्यक्ति के हाथ में या फिर एक छोटा सा एक समूह, एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में राजनीतिक शक्ति जो है हाथ में हो जाती है, ये हमने कहा। और जब ये सिर्फ पॉलिटिकल अथॉरिटी इनके पास होती है तो हम उसी को जो है अथॉरिटेरियन रिजीम्स कहते हैं, अधिनायकवाद कहते हैं। और जब ये उग्र रूप धारण कर लेती है, जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने लगती है, तो उसको हम सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। एक विचारक हमारे हैं फोर्ड। फोर्ड ने जो है इस जो तानाशाही है या डिक्टेटरशिप है उसके बारे में ये बताया है कि ये राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं ना, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जब इनके पास ये इतने जब शक्तिशाली हो जाते हैं कि जब इनको जो है कानून के अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अतिरिक्त कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अतिरिक्त कानूनी अधिकार जिसको हम एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी कहते हैं, अतिरिक्त कानूनी अधिकार जब इनको प्राप्त हो जाते हैं, उनको मान्यता मिल जाती है, तो हम ऐसी शासन व्यवस्था को जो है तानाशाही या डिक्टेटरशिप कहते हैं। तानाशाही कहते हैं या डिक्टेटरशिप कहते हैं। एक विचारक है हमारे अल्फ्रेड कोबान। अल्फ्रेड कोबान ने एक थोड़ी बड़ी परिभाषा इसकी दी है। अल्फ्रेड कोबा ये कहते हैं कि ये जो डिक्टेटरशिप है ये एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जब शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में रहे। शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में रहे, जब राजनीतिक सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहे, जब एक व्यक्ति जो है कानून बनाए, एक व्यक्ति जो शासन व्यवस्था को चलाए, और ये जो स्थिति और ये जो सत्ता उसको प्राप्त होती है वो कोई विरासत में नहीं मिलती है, उसके माता पिता से उसको नहीं मिलती है, विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि या तो वो उसको प्राप्त करता है शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर, तो शक्ति के आधार पर या बल के आधार पर, या लोगों की मर्जी, लोगों की इच्छा अनुसार प्राप्त करता है, या इन दोनों चीजों का जो है सम्मिश्रण के द्वारा प्राप्त करता है। और फिर उसको जो है एक पूर्ण जो है संप्रभुता, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी जो है उसको जब हासिल हो जाती है तो उसको वो कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है अल्फ्रेड कोबान की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति के पास शासन व्यवस्था उसके हाथ में हो जाती है और उसको शासन व्यवस्था विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि शक्ति के आधार पर, बल के आधार पर, या इच्छा या मर्जी के आधार पर, लोगों की इच्छा या मर्जी के आधार पर मिलती है,
और या फिर उनके सम्मिश्रण के आधार पर मिलती है, और फिर उनको पूर्ण स्वतंत्रता जब प्राप्त हो जाती है तो उसी शासन व्यवस्था को अल्फ्रेड कोबान कह रहे हैं कि उसको हम तानाशाही कहते हैं, उसको जो है डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अल्फ्रेड कोबान की जो पूरी परिभाषा है, उस परिभाषा से हमको ये बात समझ में आती है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कुछ विशेषताएं इसकी निकलकर सामने आती हैं जिससे इसको पहचाना जा सकता है। जैसे एक उन्होंने कहा कि ये एक तो एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति का शासन, एक तो ये निकलकर सामने आई है ना। दूसरी बात ये निकलकर सामने आई कि वो जो आधार होता है शासन व्यवस्था का, है ना, तो आधार क्या होता है? आधार ये होता है, विरासत नहीं होता है, बल्कि या तो वो बल के आधार पर या शक्ति के आधार पर, बल शक्ति इसके आधार पर मिलता है, या लोगों की इच्छा, लोगों की जो है मर्जी इसके आधार पर, या इन दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके आधार पर ये करते हैं। इन्हीं की डेफिनेशन से, इन्हीं की परिभाषा से एक बात और निकलकर सामने आई, और वो ये है कि ये जो डिक्टेटरशिप है या जो तानाशाही है, ये किसी भी के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। इसको हम कहते हैं जनरली नॉट रेस्पॉन्सिबल। किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, जवाब देती नहीं है, अपने जो भी कार्य करती है उसका जवाब नहीं देती है। और जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कोई भी शासन व्यवस्था किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम पूर्ण कहते हैं, पूर्ण या पूर्ण संप्रभुता भी कह सकते हैं हम। जब वो किसी के प्रति जवाबदेह ना हो तो क्या मतलब होता है इसका, कि वो पूर्ण जो है संप्रभुता उसको प्राप्त हो गई है। इसके साथ ही इसमें ये बात भी हमारे सामने जो है निकल कर आती है कि ये जो अपना जो प्रशासन चलाती है, अपना शासन प्रशासन जो भी है, ये जो प्रशासन चलाती है ये कानून के अनुसार नहीं चलाती है, कानून के अनुसार नहीं चलाती है, बल्कि इसका जो शासन व्यवस्था का जो तरीका होता है वो सत्तावादी प्रकृति होती है। ये जो चाहते हैं कानून बनाते हैं, जिस एंगल से चाहते हैं, जिस हिसाब से चाहते हैं शासन व्यवस्था चलाते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से नहीं चलाते हैं। पर एक और बात उसमें ये निकल कर आई कि इसका कोई फिक्स कार्यकाल या निश्चित कार्यकाल इसका नहीं होता है। कब क्या हो जाए इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। निश्चित कार्यकाल, कोई फिक्स्ड जो है टेन्योर इसका नहीं होता है ना। डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, या तो उनका कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है, या जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह का कार्यकाल 4 साल का होता है। यहाँ ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, निश्चित कार्यकाल यहाँ पर नहीं होता है। तो अल्फ्रेड कोबान ने जो परिभाषा हमारे सामने दी है उसमें ये 5-6 बातें निकलकर हमारे सामने, 6 बातें हमारे सामने आती हैं। अल्फ्रेड कोबान की परिभाषाओं से जो ये 6 विशेषताएं हमारे सामने जब आई, तो हमने ये इसमें देखा कि ये जिस तानाशाही की बात कर रही है वो व्यक्तिवादी तानाशाही है। व्यक्तिवादी का मतलब जब कोई व्यक्ति तानाशाह हो जाता है, जैसे नेपोलियन, है ना, नेपोलियन या कमाल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो तुर्की के अंदर थे। यहाँ उस तानाशाही का जो है वर्णन नहीं किया गया है जो एक सिंगल वन पार्टी पर आधारित होती है, एक दलीय व्यवस्था पर जो तानाशाही आधारित होती है, एक दलीय व्यवस्था पर जो तानाशाही आधारित होती है, वो उसकी विशेषताएं यहाँ हमको देखने को नहीं मिलती है। जैसे एक दलीय शासन व्यवस्था में अगर हम बात करें तो जैसे यूएसएसआर है, रशिया है ना, चाइना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या तानाशाही जो है आधुनिक काल में भी हमको देखने को मिलती है। तो आधुनिक काल की जो
तानाशाही हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक तानाशाही है ना, ये मॉडर्न डिक्टेटरशिप है। और मॉडर्न डिक्टेटरशिप का अगर हम काल देखें तो जनरली हमारे सामने 1919 से लेकर 1935 का पीरियड हमारे सामने आता है। इसमें जैसे एक नाम आता है, कौन कौन है थोड़ा सा देख लें, है ना, मुस्तफ़ा कमाल, जो तुर्की के अंदर जब वहाँ खिलाफत ख़त्म हो गई उसके बाद वहाँ डिक्टेटरशिप आई और मुस्तफ़ा कमाल तुर्की 1921 के करीब। उसके बाद जो है मुसोलिनी हम देखते हैं, मुसोलिनी को देखते हैं। मुसोलिनी जो है ये इटली के अंदर, और ये आई हमारी 1922 में। उसके बाद हम जो है देखते हैं प्राइमो डी रिवेरा, ये हमको मिलती है स्पेन के अंदर, ये 1923 में देखने को हमको मिलती है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो हमको जो है जनरल जो है जनरल करमान है ना, पुर्तगाल में, ये देखने को मिलती है 1926 में। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, हम कुछ यहाँ पर ले रहे हैं। जनरल करमान की हमने देखी, फिर हमने देखी अलेक्जेंडर की जो है यूगोस्लाविया के अंदर, यूगोस्लाविया है ना, और ये हमने देखते हैं 1929 में। अलेक्जेंडर की जो तानाशाही थी या उनकी जो डिक्टेटरशिप थी, उसमें वो बगैर पार्लियामेंट के जो है शासन किया करते थे, है ना, बगैर पार्लियामेंट के, विदाउट पार्लियामेंट। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके बाद जो है खुद हम हिटलर को देखते हैं, जो जर्मनी के अंदर हम, और वो है 1933 में 1944 तक ये चली। इस पीरियड से भी पहले अगर हम देखें तो लेनिन की अध्यक्षता में रूस के अंदर आ चुकी थी, जो एक तरीके से व्यक्ति के बजाय, है ना, जिसको हम कहते हैं कि एक दलीय जो व्यवस्था पर आधारित तानाशाही कहना ज़्यादा उचित है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से तानाशाही ने जन्म लिया, डिक्टेटरशिप जो है पैदा हुई। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कहीं ना कहीं जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस तानाशाही व्यवस्था को जन्म दिया है। क्यों दिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई देशों को ये लगा कि हमारी जो शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर है, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है हम जो हारे हैं या हमको जो नुकसान हुआ है, हमको जान माल का जो नुकसान हुआ वो हमारी जो है लीडरशिप के कारण हुआ है, या हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो राजनीतिक हमारा ढांचा है, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके कारण हुआ है। तो उनको ये लगा कि अब हमको जो है अपना स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, और वहाँ ऐसे देशों में जो है डेमोक्रेसी ने अपना रूप धारण कर लिया। दूसरा जो है वो था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो एक ट्रीटी यहाँ पर हुई थी, और ये 1919 में हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये भी एक बड़ा कारण था, एक बड़ा जो है रीजन था तानाशाही को पैदा करने में। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी थी ये अन्याय पर आधारित थी, और स्पेशली खासतौर से
मुख्य रूप से जर्मनी को इससे बहुत जो है नुकसान हुआ और जर्मनी के कई टुकड़े कर दिए गए इस ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के द्वारा, और जर्मनी के टुकड़े करके उनके जो पड़ोसी जो देश है उनमें बांट दिया गया, यानी कई टुकड़े जर्मनी के कर दिए गए। तो जर्मनी वाले इसको जो है न्याय पर आधारित समझ रहे थे, ये भी एक बड़ा रीजन है। तीसरा जो रीजन था वो था जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, लोकतांत्रिक सरकारों की अयोग्यता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो लोकतांत्रिक सरकारें थी वो अपना जो रोल था वो सही तरीके से प्ले नहीं कर पाई, वो जो है कमज़ोर जो है साबित हुई। वो उनकी जनता ने समझा कि अगर हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बजाय कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी शासन व्यवस्था होती जो इनका मुकाबला कर लेती। स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो जर्मनी और इटली में तो ये कारण था कि वहाँ ये समझ रहे थे कि ये जो लोकतांत्रिक सरकारें जो जर्मनी और इटली में थी, ये वो जो सिचुएशन थी उसको टैकल नहीं कर पाई और ये सरकारें जो है अयोग्य प्रूव हुई, है ना। उसके बाद हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकारों के जो अयोग्यता के साथ साथ कि कुछ लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनका भी कोई खास चलन नहीं था, या लोकतांत्रिक प्रणाली, या जिसको हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो है रीति रिवाज, है ना, ट्रेडिशंस। आज जिस तरीके से हम लोकतंत्र की बात करते हैं उस पीरियड में ये सब बातें नहीं की जाती थी लोकतंत्र के लिए। तो ये भी एक रीजन था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था जिसको हमको समझना चाहिए, और वो ये था कि जिन देशों के अंदर जो तानाशाही व्यवस्था ने जन्म लिया, तानाशाही पैदा हुई, तानाशाही सरकारें सामने आई, वहाँ वो लोग जो थे आर्थिक दृष्टि से अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे थे। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो थी ना, आर्थिक स्वतंत्रता की कहीं ना कहीं कमी थी, या आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का अभाव था। वो देश जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हार गए थे उनको दूसरे देशों ने मजबूर कर दिया कि आर्थिक दृष्टि से वो जो भी कुछ सोचना चाह रहे थे वो अपने आप को आर्थिक तौर से इकोनॉमिकली अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे थे। इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता उनके पास नहीं थी और उसकी सुरक्षा का उनके पास अभाव था। तो ये 5 बड़े इम्पोर्टेंट रीजन हैं जो हम तानाशाही सरकारों के उदय के देख सकते हैं, उनके कारण जान सकते हैं। अब इसके हम गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो तानाशाही व्यवस्था थी हमारी, इसके गुण क्या कहते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, विचित्र लगेगा कि भाई तानाशाही के भी क्या गुण होते हैं, है ना। उनके तो हम दोष ही दोष जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ बेनिफिट्स हैं, उनके कुछ फायदे हैं, उनके गुण हैं जिन पर हमको चर्चा करनी चाहिए, और कुछ विचारक उन गुणों को मानते भी हैं। पहला जो गुण है इसका, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है सरकार बड़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत जो है शासन व्यवस्था हमारे सामने आती है। कोई ढीली ढाली शासन व्यवस्था ना होकर एक मजबूत शासन व्यवस्था हमारे सामने आती है। दूसरी बात यह है कि एक स्थिर भी होती है, स्थिर व योग्य। स्थिर व योग्य जो है शासन व्यवस्था हमारे सामने आती है ना। योग्य और स्थिर। जब आपकी शासन व्यवस्था जब मजबूत होती है और आप जो सिचुएशन है ना, जैसे लोकतंत्र के अंदर हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र में तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहां जो है एक कमजोर जो है शासन व्यवस्था उभर कर रहा है, कमजोर नेतृत्व आए, लेकिन जो तानाशाही है, तानाशाही शासन व्यवस्था है, वहां की ये बड़ी क्वालिटी होती है कि वहां ये जो है मजबूत शासन व्यवस्था भी होती है और योग्य शासन व्यवस्था भी होती है ना। अनक्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, अयोग्य लोग नहीं पाए जाते यहाँ पर, बल्कि योग्य लोग होते हैं।
और तीसरा ये है कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक समृद्धि है, ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र के मुकाबले में यहाँ आर्थिक समृद्धि ज्यादा होती है ना। हाई जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और यहाँ पर देखने को मिलता है लोकतंत्र के मुकाबले में। इस पर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये गुण बताया जाता है कि आर्थिक समृद्धि यहाँ पैदा होती है। कई थिंकर हैं हमारे सामने जिनका हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आर्थिक समृद्धि इस तानाशाही व्यवस्था के अंदर हमको देखने को मिलती है। चौथा है समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्म का जो काम हो सकता है वो यहाँ हो सकता है, या इसको हम समाज सुधारक के तौर पर भी देख सकते हैं। जनरली होता है कि जनता जो है किसी भी प्रकार के समाज सुधारक के जो है विरोधी होती है। जनरली अगर कोई शासन व्यवस्था और अच्छी शासन व्यवस्था है और वो कुछ समाज सुधार करना चाहती है, बदलना चाहती है समाज सोसाइटी को, उसके लिए कुछ कानून बनाती है, उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, मजबूत जो है एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, तो जो है विरोध होने के जो है प्रोटेस्ट करने के ज़्यादा चांस रहते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था में। लेकिन यहाँ क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, तो समाज सुधारक के तौर पर ये बड़ी अच्छी जो है शासन व्यवस्था मानी जाती है। एक और चीज़ इसमें बड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती है, और वो ये है कि जो संकट है, जब संकट आता है तो संकट के समय यही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो साहसपूर्वक मुकाबला कर सकती है, साहसपूर्वक मुकाबला कर सकती है। जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको ये बोल्डली जो है फेस कर सकती है, साहसपूर्वक मुकाबला कर सकती है। तो ये गुण थे। इधर ही जो है दोष हम पढ़ सकते हैं ना, इसके जो है दोष पढ़ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एक प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि जो अधिकार है और जो स्वतंत्रताएं हैं, कहीं ना कहीं उनका ह्रास होता है ना। कहीं ना कहीं जो है इन पर हमला होता है, व्यक्ति के अधिकार पर और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम हमको जो है इस क्या नाम है इसका, इसके अंदर देखने को मिलती है, वो प्रॉब्लम हम जो है जनरली ये देखते हैं कि यहां एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अधिकार और स्वतंत्रता तो होती है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे, या जो लिबर्टी है उसके बारे में हमने जो है बात की ना। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो जनरली देखा जाता है इसका दोष, वो ये कहा जाता है, हालांकि होता वो नहीं है, कि ये जो है शासन व्यवस्थाएं लीड करती हैं युद्धों। क्या करती हैं? ये करती हैं युद्धों को लीड। ये युद्धों को क्या करती हैं? ये युद्धों को जन्म देती है, ऐसा माना जाता है। हालांकि जो है होता नहीं है कि ये युद्धों को जो है जन्म देती हो। हम लोकतांत्रिक जो है सरकारों के अंदर भी ये देखते हैं कि वो भी जो है अपने आप को जंग के अंदर डाल देती है। और अभी रिसेंटली भी हम अगर देखें तो बहुत सारी लोकतांत्रिक सरकारें हमको देखने को मिलेंगी जिन्होंने अपने देशों को जो है युद्धों के अंदर झोंक दिया है। तो सिर्फ तानाशाही का यही कहना कि ये तानाशाही जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वही ये कार्य करती हैं, ये सही नहीं है। तानाशाही ये सिर्फ तानाशाही ये नहीं करती है। अमेरिका की एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, ब्रिटेन के एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि उन्होंने कितनी जंगें लड़ी हैं, और अमेरिका तो इस हद तक जो है तबाह बर्बाद हो गया कि अब वो उसकी इतनी पोजीशन में नहीं है, इतनी स्थिति में नहीं है वो कि अब कोई और नई जंग वो नया जो है लड़ सके। तो ये सिर्फ तानाशाही को इस बात का दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा
माना जाता है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम उसको देखें तो उसमें बहुत सारे लोकतांत्रिक जो है देश जो है शामिल थे। एक इसका यह है कि इसका जो नेचर होता है वो पूर्ण होता है ना, ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी रखता है। और जब एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी रखता है तो मैंने ये कहा था कि जब तो किसी के भी प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते तानाशाही पीरियड में कि आपने ऐसा क्यों किया, आप नहीं पूछ सकते, ना वो बताएंगे ना जो है आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो अधिकार और स्वतंत्रता का ह्रास होता है, पूर्ण जो है पूर्ण संप्रभुता होती है ना, पूर्ण सत्तावादी व्यवस्था होती है, और जिसमें जवाबदेही का अभाव होता है ना। ये जो है युद्धों में जो है अपने आप को जो है झोंक देती है। और यहाँ जो है एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये अपना कोई योग्य जो है उत्तराधिकारी, कोई योग्य जो है उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं जाते हैं कि उनका कोई कैपेबल जो है सक्सेसर हो ना, इसको कह सकते हैं हम, कोई कैपेबल जो है सक्सेसर इसमें हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही तानाशाह खत्म, जैसे ही वो ऊपर गए, उसकी पूरी शासन व्यवस्था जो है एक तरीके से खत्म हो जाती है। तो योग्य जो है वो अपना कोई भी उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं जाता है, ये भी हमको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। व्यक्ति का जो महत्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम हो जाता है, ये तो हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये इनका जो लक्ष्य है वो, इनका लक्ष्य जो है क्या होता है, इनका लक्ष्य सिर्फ राज्य, व्यक्ति तो इनके लिए साधन होते हैं, इसलिए व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, इसमें जो हर वक्त जो डर लगा रहता है वो क्रांति का और विद्रोह का, इनके ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ देखने को मिलती है ना, क्रांति और विद्रोह। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, हमने कल भी क्लास में बताया था कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे लीस्ट, सबसे कम चांस होते हैं विद्रोह के, क्रांति के। लोगों का अपने गम और गुस्से के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया जाता है कि वो इलेक्शन के दिन जो है, जिस वक्त वो वोट डालने जाए, अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ क्रांति और विद्रोह के ज्यादा चांस देखने को मिलते हैं। अब एक जनरली ये हमने गुण दोष तो पढ़ लिए है ना, उससे पहले हमको कुछ विशेषताएं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं इनकी जो पूरी विशेषताएं हैं है ना, जो फीचर्स कहना चाहिए एक तरीके से है ना, क्या क्या इसमें होता है ये हमको समझना चाहिए। हमने जो इससे पहले की जो क्लासों में सर्वाधिकारवादी जो क्लास ली थी या अधिनायकवाद की क्लास ली थी, उसमें जो जो फीचर्स आते हैं जनरली वही फीचर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि बदलाव हो, तो उन फीचर्स को हमको समझना चाहिए। जैसे हमने बात कही कि इसका गुण क्या है, इसका गुण जो है पूर्ण सत्तावादी है ना, एब्सोल्यूटनेस ऑफ स्टेट, राज्य जिसमें पूर्ण संप्रभुता होती है या पूर्णता उसको प्राप्त होती है, वो कोई जो है जवाबदेह नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। आप नहीं पूछ सकते किसी से भी आपने ये नीति क्यों अपनाई, आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, आपने उस चीज में ये वाली पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की, ऐसी कोई जवाबदेही यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे 3 प्रकार की हम जो है वो देखते हैं है ना तानाशाही। एक तो सैन्य शासन व्यवस्था में होती है ना, सैन्य शासन, ये भी तानाशाही का एक जैसे रूप है ना। फांसीवाद है, ये भी तानाशाही का एक रूप है। और जो कम्युनिस्ट रिजीम्स होती हैं, जो साम्यवादी जो व्यवस्था होती है, जैसे इसमें अगर हम देखें तो सैन्य शासन में जैसे पूर्णता कैसे होगी कि यहाँ जो है कोई संविधान जो होगा उससे पहले वाला होगा वो सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको होल्ड पे रख दिया जाता है ना। और जो शासन व्यवस्था अब जो चलाई जाती है, शासन व्यवस्था वो कैसे चलाई जाएगी, शासन व्यवस्था के लिए हम कुछ ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, कुछ डिक्रीज जारी करेंगे ना, ऑर्डिनेंस कुछ रूल रेगुलेशन जारी करते रहेंगे है ना। ऐसे ही फांसीवाद में ये इसमें भी जो है संविधान जो है सस्पेंड हो जाता है।
साम्यवादी में इनका अपना जो है संविधान जो है रहता तो है ना, संविधान तो रहता है इसमें, लेकिन जो व्यवस्था है वो एक दलीय हो जाती है, पार्टी सब कुछ डिसाइड करती है, एक ही जो सिंगल पार्टी रहती है वो सब कुछ डिसाइड करती है। दूसरा यह है कि इसकी जो विशेषता पाई जाती है कि वो है कि समाज और जो राज्य है इसमें जनरली क्या रहता है, एक अंतर रहता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्टेट अलग होता है, स्टेट के साथ साथ समाज होता है, एक सोसाइटी होती है जिसको आजकल हम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज बोलते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अंतर रहता है ना। ये जो अंतर है यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, तानाशाही व्यवस्था में ये अंतर खत्म हो जाता है। तीसरा यह है कि जो जैसा कि हमने कहा अभी अधिकार और स्वतंत्रता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है ना, जो फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, मौलिक अधिकार हो गए या व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, ये सब जो है इनका जो है हास होता है एक तरीके से, और इन पर एक तरीके से पाबंदी होती है। सैन्य शासन व्यवस्था के अंदर जो है अगर हम मौलिक अधिकार या व्यक्तियों की स्वतंत्रता देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर से तो नहीं दी जाती है, कुछ थोड़ी बहुत जो है स्टेट के द्वारा दे दी जाती है। या साम्यवादी शासन व्यवस्था में ये दी तो जाती हैं, या हो सकता है कि संविधान के अंदर वो दर्ज हो, वो लिखी हुई हो, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई न्यायपालिका का कोई सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि साम्यवादी शासन व्यवस्था हो या फांसीवाद हो या जितनी भी हम शासन व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इसमें जो है जो ब्यूरोक्रेसी है और जो जुडिशियरी है वो उन्हीं के आदर्शों पर चलती है। तो अगर किसी का मौलिक अधिकार या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो इसकी रक्षा करने के लिए कोई न्यायपालिका देखने को नहीं मिलती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हिंसा में और युद्ध में विश्वास करते हैं। हिंसा में और युद्ध में विश्वास करते हैं ना, वायलेंस और वॉर में है ना विश्वास करते हैं, और युद्धों को जो है ये उनकी प्रशंसा करते हैं है ना, और उनका जो है ग्लोरीफाई उनको करते हैं कि हम भाई इतने ग्लोरीफाई करते हैं युद्धों को। तो इसमें विश्वास ये करते हैं, ये वार्ता में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इससे पहले हम ये बात देख चुके थे कि खुद मुसोलिनी के बारे में ये आता है कि मुसोलिनी का जो स्टेटमेंट है कि हम किसी वार्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जो है हमारा प्रोग्राम है कार्रवाई करना, हम एक्शन करते हैं, युद्ध हमारे लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है ना, अवश्य हम भी है। और जो चीज़ें वार्ता से डिसाइड नहीं होती हैं उन चीज़ों को जो है युद्ध और वॉर जो है डिसाइड करता है, ऐसा इनका मानना है। तो हिंसा और युद्ध में जो है विश्वास करते हैं। अपोजिशन या जिसको विपक्ष कह लो है ना, या जिसको विरोधी कह लो ना, इन सब का क्या हो जाता है यहाँ पर, इन सब का सफाया हो जाता है, इन सब को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद इसके और क्या विशेषताएं हैं, छठी जो है इसकी विशेषता है कि इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पर ये चलती है। उन सिद्धांतों में 3 सिद्धांत जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक सिद्धांत तो ये है कि ये नेतृत्व के बड़े आज्ञाकारी होते हैं है ना, नेतृत्व की आज्ञाकारिता, ओबीडियंस टू लीडरशिप, नेतृत्व का बड़ा कहा ये जो है मानते हैं। और दूसरा इनका जो सिद्धांत है वो यह है कि यहां अगर हम देखें बात तो एक तरीके से कठोर जो है अनुशासन, रिजिड डिसिप्लिन यहाँ देखने को मिलता है। अनुशासन पर बड़ा फोकस करते हैं। मुसोलिनी सिद्धांत के मुकाबले में अनुशासन की बहुत बात करता है। वो कहता है कि हमको सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए अनुशासन, डिसिप्लिन इज इनफ, अनुशासन ही हमारे लिए पर्याप्त है। और तीसरा ये है कि
समाज सोसाइटी के प्रति जो है कुछ जिम्मेदारियां, कुछ जवाबदेही, कुछ जिम्मेदारियों को जो है महसूस किया जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, और जो हम सब में पढ़ कर आए हैं, वो यह है कि जो जनसंचार के माध्यम है, जनसंचार के माध्यम, इन पर एक तरीके से इनका प्रभुत्व होता है, इन पर एक तरीके से ये कब्जा कर लेते हैं, इन पर इनका एकाधिकार हो जाता है पब्लिक ओपिनियन के लिए, ताकि जब इन पर ये कब्जा कर लेते हैं पूरी जो है जिस अंदाज से, जैसे प्रिंट मीडिया, मास मीडिया को ये खरीद लेते हैं और उन पर उनका एक अधिकार होता है, किसी और व्यक्ति को ये इजाज़त नहीं दी जाती है कि वो मीडिया में कुछ कर सके या अपना कोई दृष्टिकोण जो है रख सके, प्रस्तुत कर सके, बल्कि सारा का सारा दृष्टिकोण ये हाईजैक कर लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन के लिए पूरे जनसंचार के माध्यमों पर कब्जा कर लेते हैं, या सिर्फ अपने ही जनसंचार के माध्यमों को कुछ प्रस्तुत करने की परमिशन होती है, ताकि अपना जो व्यू है, अपना जो दृष्टिकोण है वो बना रहे, है ना। एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उसको वो कोई महत्व नहीं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ये कोई महत्व नहीं देते हैं। ये जो है राष्ट्रीयता पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। ये अति राष्ट्रवादी होते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी नहीं मानते हैं। तो इंटरनेशनल जो दृष्टिकोण है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या लोगों की क्या राय है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व किन समस्याओं से ग्रस्त है, इनको कोई मतलब जो है नहीं होता है। जैसे हम नॉर्थ कोरिया वगैरह के बारे में देख सकते हैं प्रेजेंट में, तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं जो पाए जाते हैं, कुछ रूप हैं, कुछ प्रकार कह लो, छोटे छोटे प्रकार, 2-3 प्रकार हैं, है ना, कि किस किस टाइप की होती है। वैसे होती कई टाइप की है। जैसे एक होता है टिन पॉट। टिन पॉट जनरली एक छोटी सी चीज को बोलते हैं, है ना। एक जो है, एक रूप इसका टिन पॉट जो है डेमोक्रेसी, ये टिन पॉट डिक्टेटरशिप होता है। जो ये जो टिन पॉट है जनरली जो है, ये मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि ये तानाशाही का एक छोटा रूप है। जब जो शासक वर्ग है या जो तानाशाह बना है, उसकी कोई छोटी जो है एस्पायरेशन है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं टिन पॉट डिक्टेटरशिप, टिन पॉट तानाशाही। तो परंपरागत जो है हमारा जो ट्रेडिशनल ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ये पाया जाता है। परंपरागत जो निरंकुश शासन है ना, उसमें ये देखने को मिलता है। ये जो टिन पॉट है ना, ये छोटा होता है। इसके ठीक जो अपोजिट में एक होता है टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप, सर्वाधिकार, है ना। हमने पढ़ा है, जब पूरे के पूरे चीज पे कब्जा कर लेती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको सर्वाधिकारवाद बोल देते हैं। जो सत्ता से प्रभावित होता है, सत्ता से मोटिवेट होता है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और विचार से मोटिवेट होता है ना। और टिन पॉट एक छोटी तानाशाही हम इसको बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर हमारा आता है जैसे टायरनी। देखिए, ये हिंदी के बजाय इस टाइप की जो भी चीजें हैं उनको हमको इंग्लिश में जो है याद करना चाहिए। टायरनी जनरली जो अत्याचारी शासन व्यवस्था होती है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ टायरनी एक डिक्टेटरशिप का नाम है ना। तो डिक्टेटरशिप में, टायरनी में हम ये पढ़ेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ये पुराने जमाने में चला करती थी, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, टायरनी आज के पीरियड में हो सकती है। इसमें जनरली 2 बातें हमको देखने को मिलती है। एक बात यह है कि ये जो भी टायरेंट जो गवर्नमेंट होती है, ये टायरनी होती है, ये अलोकप्रिय नीति बनाती है, उसको लेकर आती है, उसको लागू करने की कोशिश करती है। अलोकप्रिय नीति, अनपॉपुलर पॉलिसी लेकर आती है। और जब अनपॉपुलर और अलोकप्रिय नीति आप लेकर आएंगे तो इसका मतलब यह है कि जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर दूसरा काम आप क्या करेंगे? दूसरा काम आप दमनकारी प्रणाली अपनाएंगे, रिप्रेसिव मैकेनिज्म
दमनकारी प्रणाली अपनाएंगे। तो दो बातें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। एक और होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी टी से ही है, टाइमोक्रेट या टाइमोक्रेसी। टाइमोक्रेट तो उन लोगों को कहते हैं और उस व्यवस्था को टाइमोक्रेसी बोलते हैं, है ना। ये इसको कहा जाता है कि ये थोड़ी सी उदार और परोपकारी होती है ना। बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप इसको कहा जाता है ना। कौन सी? बेनिवोलेंट डिक्टेटरशिप इसको कहा जाता है। थोड़ी सी उदार होती है, परोपकारी होती है ना। अब ऐसा ये बात भी कही जाती है कि ये उदार और परोपकारी होती है, लोगों के लिए सोचती है। इसकी एक बड़ी खूबी होती है कि लोगों से जो है प्रेम करती है। और ये जो टाइमोक्रेसी है, ये जो प्लेटो थे, प्लेटो ने एक कंसेप्ट रिपब्लिक के अंदर दिया था, तो वहां से इसका खाका लिया गया है। लेकिन ये भी एक बात मशहूर है कि ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आई है, नेवर एग्जिस्टेड। कभी भी ये देखने में नहीं आई है कि आप सोच लें कि भाई इसका एग्जाम्पल कौन है, तो कोई नहीं दे पाएगा टाइमोक्रेसी का। लेकिन इसमें दो बातें ऐसी मानी जाती हैं, क्योंकि ये खाका है। इसमें जो दो बातें जो दी जाती हैं, वो ये दी जाती है कि इसमें जो शासन करने वाले लोग होंगे, उनके पास होगी निजी संपत्ति। सिर्फ जिन लोगों के पास निजी संपत्ति है, वही शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो शासक वर्ग है, उसका जो लक्ष्य होगा, उसका लक्ष्य कोई पावर शक्ति नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसका जो है मान सम्मान। उसका लक्ष्य जो है मान सम्मान होगा, है ना। उसका जो मोटिव होता है, या उस डिक्टेटरशिप का जो रूलर का जो मोटिव होता है, वो होता है लव ऑफ ऑनर। वो उससे ज्यादा प्यार करता है ना। तो ये तीन चार तरह की, सब टिन से है, टी से है, टिन पॉट, टोटलिटेरियन, टायरनी, टिमोक्रेट, सब की सब जो है। तो ये जो है हमने कुछ रूप थे जो तानाशाही के हमने पढ़े थे। अब लास्ट में एक चीज और हम थोड़ा सा देखते हैं, और वो ये है कि इसके कुछ अध्ययन के कुछ मॉडल होते हैं कि हम तानाशाही जो व्यवस्था है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो किस किस मॉडल से करते हैं, है ना। तो इसके अगर हम मॉडल की बात करें, तो एक व्यवस्था में हम बात करते हैं कि उसमें हम जो तानाशाह है ना, तो तानाशाह शासन व्यवस्थाएं या तानाशाह जो लोग हैं, उनके जो है व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उनके किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ डिक्टेटरशिप। इसमें हम तानाशाही जो व्यवहार है उसका हम अध्ययन करते हैं कि इन कैसा व्यवहार करते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसके अंदर, दूसरे मॉडल के अंदर, हम तानाशाही और लोकतांत्रिक, ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, है ना, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं, इनमें आर्थिक तुलना करते हैं, या आर्थिक विकास की तुलना हम करते हैं। इस एंगल से हम इसकी आर्थिक विकास की तुलना करते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर या तानाशाही के अंदर आर्थिक विकास किस शासन व्यवस्था में ज्यादा होता है। ये भी एक अध्ययन करने का एक मॉडल है, जो हम जो है हमारे सामने देखने में आता है। जब हम इस टाइप की तुलना करते हैं, तो ये बात कही जाती है इस मॉडल के अंदर कि डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में, क्योंकि वितरण कम होता है, लोकतंत्र के मुकाबले में वितरण कम होता है, इसलिए यहाँ पर जो है तानाशाही में आर्थिक विकास उच्च होता है। उच्च आर्थिक विकास, या आर्थिक विकास क्या होता है, यहाँ पर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसे मैंने उसमें गुण में इसमें बताया था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि इसका गुण बताया था, है ना। वही बात यहाँ चल रही है कि आर्थिक विकास यहाँ उच्च होता है। और इसका रीजन क्या बताते हैं आर्थिक विकास के, कि रीजन जो है लोकतंत्र के मुकाबले में यहाँ वितरण कम होता है। वितरणात्मक व्यवस्था है
कम पाई जाती है। इसके जो समर्थक हैं उसमें नाम आता है टॉकविले का, यानी ये जो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बात निकल कर आई है ना, वो टॉकविले के विचारों से मेल खाती है, या मेल्टजर और प्लस रिचर्ड है ना, वो भी मानते हैं। एक बैरो है, वो भी ये बात मानते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। टॉकविले जो है, टॉकविले ने एक कंसेप्ट ये दिया है कि भाई जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके मुकाबले में तानाशाही में वितरण कम होता है ना, यानी लोकतंत्र में ज्यादा वितरण होता है, तानाशाही में कम होता है। टॉकविले ने कहा कि जब आपने जो मताधिकार है ना, जो मताधिकार आप लोगों ने लोगों को दे रखा है, जब आप इसको बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा व्यापक करते हैं, सब लोगों को देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, प्रॉपर्टी हो या ना हो, आप सब लोगों को देना चाहते हैं, तो फिर उसका जो नतीजा निकल कर आता है वो ये नतीजा निकलता है कि फिर लोग जो वोट देते हैं, क्या देते हैं, फिर लोग वोट किसको देंगे? लोग उन लोगों को वोट देंगे जो अधिक जो है वितरण करते हैं। क्या करते हैं? अधिक वितरण करते हैं। और जब लोग ऐसे लोगों को वोट देंगे जब अधिक वितरण करेंगे, या जब लोग चुनकर आएंगे तो उनकी प्रॉब्लम ये होगी कि वो अधिक वितरण करें, है ना, वितरणात्मक प्रणाली को अपनाएं। तो जब अधिक वितरण करेंगे तो टैक्स भी हाई लगाएंगे, है ना। तो जब टैक्स हाई लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? टैक्स हाई लगाएंगे, इसका मतलब जो है आर्थिक विकास कम हो जाएगा, या ये चीज जो है आर्थिक विकास में रुकावट पैदा करेगी, है ना, ये ऑब्स्टेकल पैदा करेगी। समझे बात? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो टॉकविले कर रहे हैं, और उस एंगल से स्टडी कर रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर आखिर क्यों जो है आर्थिक विकास कम होता है। तो उन्होंने कहा कि जब आप फ्रेंचाइज को बढ़ा देंगे, लोगों को मताधिकार देंगे, गरीब लोगों को भी जिनके पास संपत्ति नहीं है, तो वो किन लोगों को वोट करेंगे? वो तो वितरण के लिए वोट करेंगे। तो जब आप अधिक वितरण करेंगे, इसका मतलब ये है कि हाई टैक्स होगा, है ना। हाई जब टैक्स हो जाएगा तो आर्थिक विकास में कम होगा, आर्थिक विकास के अंदर रुकावट पैदा हो जाएगी। यही बात है जो मेल्टजर और रिचर्ड कर रहे हैं। मेल्टजर और रिचर्ड का कहना यह है कि जब लोगों की इनकम, जो मत देने वाले लोग हैं या जो मतदाता हैं, जब उनकी इनकम जो है, जो औसत इनकम है लोगों की, उससे जब कम हो जाती है तो वितरण क्या होगा? वितरण होगा, अत्यधिक वितरण होगा। क्या होगा? अत्यधिक वितरण होगा, है ना भाई। अत्यधिक वितरण हो गया, चलो अत्यधिक वितरण हो गया तो फिर वही बात आ गई, फिर आर्थिक विकास क्या होगा? आर्थिक विकास कम होगा, है ना। जितना कम उनकी इनकम होगी, जो मतदाता हैं, जितनी कम उनकी इनकम होगी, आय होगी, उतना ही अधिक जो है वितरण होगा। ये मानना है मेल्टजर और रिचर्ड का। एक और नाम आता है इसमें, ये बारो का। बारो जो है इस एंगल से जो है तानाशाही व्यवस्था की क्या करता है? प्रशंसा करता है। किस एंगल से? आर्थिक विकास के एंगल से तानाशाही व्यवस्था की प्रशंसा करता है। बारो क्या कहता है? बारो ये कहता है कि जो हित समूह है, क्या है? हित समूह है, ये मांग करते हैं, वितरणात्मक मांगे करते हैं, है ना। इनकी जो मांगे होती हैं वो होती हैं वितरण की, है ना, वितरणात्मक मांगे। अब इनको पूरा करना है इनको, तो तानाशाही क्या करेगी? तानाशाही तो इनको सप्रेस कर देगी, इनको दबा देगी। हित समूह चाहे कितनी भी मांग कर ले, उनको दबा देगी। लेकिन लोकतंत्र में यह खूबी है कि इन हित समूहों की जो वितरणात्मक मांगे हैं उनको पूरा करना है ना। तो इसलिए ये जो है तानाशाही की व्यवस्था, तानाशाही के बारे में जो है बात करता है, तानाशाही की जो है प्रशंसा करता है। कुछ और भी है, जैसे डीहान और स्टॉर्म वगैरह हैं, जो इस एंगल से स्टडी करते हैं
कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसका राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या संबंध है ना, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ये संबंध किस हद तक जो है पाया जाता है। डी हान और स्ट्रॉन्ग उस एंगल से इसकी स्टडी करते हैं। एक तीसरा इसका प्रकार है अध्ययन का, और वो ये है कि जो तानाशाही है इनका जन्म जो है कैसे हुआ, ये भी एक ऑरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप आखिर कैसे हुई है ना, ये भी एक अध्ययन का, तानाशाही को अध्ययन करने का एक प्रकार है, एक मॉडल है, और जिसमें जनरली ये बात समझ में आती है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की कमजोरी के कारण जब लोकतंत्र जो है कोलैप्स हो गया, जब लोकतंत्र जो है कमजोर पड़ गया है ना, तो लोकतंत्र की कमजोरी के कारण तो फिर ये डिक्टेटरशिप ने जो है जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है। लिंज और स्टीफन ने इस एंगल से जो है एक बुक लिखी है और उन्होंने कहा है, एक ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी करके उनकी एक पुस्तक है कि क्यों आखिर ये डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाती है ना, और इसको जो है एक अध्ययन का एक विषय, तो 3 अध्ययन के विषय हो गए। एक अध्ययन के विषय में या एक 3 मॉडल हो गए तानाशाही के अध्ययन करने के। एक में जो है हम अध्ययन करते हैं उनके व्यवहार का, तानाशाहों के व्यवहार का। एक में हम अध्ययन करते हैं आर्थिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, यानी डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र में। और तीसरी में हम तानाशाही के जन्म कैसे हुआ है ना, इस एंगल से, या क्यों हुआ उसके कारणों का जो है पता लगाते हैं है ना, इस एंगल से भी हम अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन के हमारे सामने 3 मॉडल जो है निकल कर सामने आए जिनमें हमने बात की। तो ये जो क्लास थी हमारी, इसमें हमने जो तानाशाही है उसके परिभाषा, उसको समझने का प्रयास किया, कहाँ कहाँ है, उसके एग्जाम्पल्स देखे, इसके फीचर्स देखे, उसके गुण और दोष देखे, और कुछ वेरिएंट्स क्या किस किस टाइप के जो है देखने को मिलता है, टिन पॉट, टायरनी, डेमोक्रेसी, टोटलिटेरियन, इस टाइप के हमने देखने को मिले। और फिर हमने जो है उनके अध्ययन किस एंगल से, उनके अध्ययन के क्या क्या मॉडल है, उन सबको जो है जानने की कोशिश की। फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।